तो आज हम बात करेंगे एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? मतलब होता है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है? अगर हम क्वथनांक की बात करते हैं तो क्वथनांक क्या होता है? किसी द्रव का क्वथनांक क्या होता है? उसका वाष्प दाब किसके बराबर होगा? वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है। यही तो होता है कि नहीं होता? एक तो हम कहते हैं क्वथनांक का मतलब क्या होता है? उबलना। लेकिन अगर केवल कह दिया कि क्वथनांक का मतलब उबलना है तो वो पूरा सही नहीं है। भाई उबलना तो कहीं पर भी उबल सकता है। जैसे पानी की बात करें, पानी को अगर हम गर्म करें, थोड़ा सा भी अगर हम गर्म करें तो भी वो कहीं ना कहीं पर गर्म हो जाता है, उबलने लगता है, महसूस होता है। थोड़ा सा पानी होता है, उबलने लगता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कह दो कि वहां पर बिना ताप के, यानी कोई भी ताप पर उबल जाए, तो ऐसा नहीं है। तो क्वथनांक क्या साबित करता है? क्वथनांक ये कहता है किसी भी द्रव का क्वथनांक जो होता है, उस द्रव का वाष्प दाब, उसका वाष्प दाब उसके वायुमंडल दाब के बराबर हो जाए, ठीक है। वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है। तो जब उसका वाष्प दाब वायुमंडल दाब के, यानी जिस ताप पर, ऐसे कह सकते हैं कि जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है, वो उसका क्वथनांक होता है। इसलिए जल के लिए बात करते हैं, जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब क्या स्थिति है? जैसे मान लेते हैं हमारे पास में दिख रहा है, आपके सामने एक द्रव दिख रहा है, उबलता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब ये किस डिग्री पे रखा होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब हमने क्या कर दिया, इसके अंदर हमने कोई एक विलेय डाल दिया। विलेय कैसा होगा? विद्युत अनवघट होगा और अवाष्पशील होगा। कैसा होगा? अवाष्पशील। क्लियर है? अवाष्पशील होगा और विद्युत अनवघट होगा, ठीक है। जैसे हम विलेय डालेंगे वैसे ही इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? भाई क्या करेंगे, जो अणु आएंगे जो वाष्प में आसानी से निकल रहे थे, मैंने सिखाया था आपको कि ये जैसे अणु है, ये आसानी से वाष्प में निकल रहा है बिना रोक टोक के। लेकिन जैसे ही आपने क्या डाल दिया, इसमें विलेय डाल दिया, विलेय डालने से क्या होगा? इसके वाष्प में जाने की जो कंडीशन थी वो क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, यानी वेपर्स में जाने की कंडीशन क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्लियर है? अब इस कंडीशन में इस वाष्प को निकलना, यानी इस कण को निकलना है, इसको वाष्प में परिवर्तित होना है, तो क्या करना पड़ेगा? नीचे से टेम्परेचर हमको बढ़ाना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। और आप देखते हो कि कुछ देर के बाद, एनर्जी लेने के बाद में वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है। जैसे सपोज घर में कभी चाय बनाई है, ठीक है, तो इमेजिन करो घर में चाय कैसे बनाते हैं। अपन क्या करते हैं? पहले बर्तन रखते हैं, फिर पानी रख देते हैं, फिर गैस जलाना भूल जाते हैं। अच्छा, मम्मी डांटती है फिर? अच्छा, तो पहले क्या करते हैं? गैस जलाते हैं, फिर बर्तन रखते हैं तो बर्तन जल जाएगा, ये भी है। फिर क्या करते हैं? पहले बर्तन में पानी डाल के फिर गैस जलाते हैं। हाँ, ये ठीक तरीका है, ठीक है। चलो, आपने पानी रखा, गर्म होना स्टार्ट होता है, उबलना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। बढ़िया सी उससे वेपर्स निकल रही होती है, दिख रहा होता है आपको, उबलते हुआ दिखता रहा होता है। फिर आप क्या करते हो? चीनी डाल देते हो चीनी जैसे ही डालते होगे वैसे ही, अच्छा चाय पत्ती डाल दो, मान लेता हूं मैंने चीनी डाल दी, तुम चाय पत्ती डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करते हैं? थोड़ी देर के लिए वो रुक जाता है, नीचे आ जाता है, शांत टाइप का महसूस होने लगता है, होता है नहीं होता है? फिर कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद फिर वो प्रारंभ हो जाता है उबलना। ऐसे ही होता है कि नहीं होता? तो कुछ समय का मतलब क्या हुआ? कुछ समय का मतलब हुआ जब तक उसने बोला तब तक क्या हो गया? उस स्थिति में उस जगह पर टेम्परेचर बढ़ गया। वो जो समय बीता है और जो हमारी गैस जल रही है वो क्या कर रहा है? टेम्परेचर को लगातार इंक्रीज कर रहा है। ये बात समझ में आ गई? तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया कि नहीं हो गया? टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, फिर वो उसी स्थिति में पुनः आ जाता है। यानी कि इस स्थिति के लिए उसने टेम्परेचर, हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट हुई, यानी कि ताप की आवश्यकता। अब समझ में आ गया? यानी कि यहां पर क्या हुआ कि पहले वाष्प नहीं निकल पाएगा, अब आपने क्या कर दिया? यहां से टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, पुरानी स्थिति वापस लानी, यानी क्वथनांक बिंदु वापस लाना है, तो टेम्परेचर पहले से ज्यादा होगा। तो अगर मैं कहता हूं कि पानी का क्वथनांक जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इससे ज्यादा होगा। अब इससे ज्यादा कुछ भी हो सकता है, देखो 101 हो सकता है, 102 हो सकता है, 100.5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझ में आ गया? लेकिन वो इससे ज्यादा होगा। तो कितना इंक्रीज कर गया, यही कहलाता है उन्नयन।
क्या कहलाता है? उन्नयन। इसी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दिख रहा है आपको? पूरी प्रॉपर तरीके से दिख रहा है। ये देखो आपके सामने और ये देख रहे हो आपके सामने, यहाँ पर उबलते हुए दिख रहा है पानी। यहाँ पर देखो अगर प्योर रखेंगे तो बहुत तेज होगा, ये देखो बहुत तेज हो रहा है, लेकिन जैसे ही विलयन करोगे तो क्या हो जाएगा? ये धीमा हो जाएगा। अरे भाई ये केवल विलायक है, ये केवल क्या है? विलायक है। समझ में आ रहा है? और ये क्या हो गया हमारा? विलयन। आगे बात समझ में? कोई डाउट यहाँ तक? किसी कोई परेशानी? चलो अब इसी को समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसी को समझना स्टार्ट करते हैं। तो इसको कैसे समझा देता हूं? चलो यहां से समझा देता हूं। ठीक है, तो इसी चीज को अपन डिटेल में समझेंगे, तो कुछ इस तरीके से समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास में सबसे पहले जो विलायक है वो है विलायक। विलायक का क्वथनांक कितना हो गया? मान लेता हूं सपोज दैट जो विलायक का क्वथनांक है वो मान लेता हूं टी नॉट। तो कोई भी शुद्ध अवस्था में जो विलायक रखा है उसका क्वथनांक हो गया हमारा टी नॉट। अब हमने इसमें क्या रख दिया? इसमें क्या डाल दिया? विलेय डाल दिया, तो ये क्या बन गया? विलियन। तो विलियन का क्वथनांक कितना हो जाएगा? विलियन का क्वथनांक हो जाएगा हमारा टी। क्लियर है? विलियन का क्वथनांक टी। तो कौन किससे बड़ा होगा? टी जो होगा वो टी नॉट से बड़ा होगा। नहीं? हाँ, कौन बोला? टी नॉट से बड़ा होगा। विलियन का बड़ा होगा क्वथनांक किससे? विलायक। ध्यान रखना इस बात को। तो टी ग्रेटर देन कितना हो गया? टी नॉट। तो टी माइनस टी नॉट कितना होगा? यही तो चेंज हो गया, इसको बोलेंगे डेल्टा टी। बोलो आ गया समझ में? कोई डाउट यहां तक? डेल्टा टी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? अब आगे समझते। देखो अब टी के बारे में बात करते हैं। टी के बारे में बात करते हैं। ये जो टी है, ये टी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, ये डिग्री सेंटीग्रेड में भी हो सकता है और या फिर किस में हो सकता है? केल्विन में भी हो सकता है। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड में भी हो सकता है और केल्विन में भी हो सकता है। तो चाहे ये डिग्री सेंटीग्रेड में हो और चाहे वो केल्विन में हो, अंतर जो होना चाहिए वो हमेशा समान होना चाहिए। ये बात समझ में आती है? ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते हो। ठीक है, हम कुछ भी सिखा के भेजे आपको, पेपर में आप अपना दिमाग लगा ही देते हो और फिर कहते हो रिजल्ट नहीं आया। जैसे मैंने कहा अंतर की बात है, ऐसे जनरल सी बात कर लेता हूं। एक टी है, मैंने लिया टी नॉट ले लिया, टी नॉट ले लिया मैंने 27 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना? और टी ले लिया मैंने कितना ले लूं? 127 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड, है ना? मैंने क्या कहा? मैंने कहा डेल्टा टी भी निकालो। तो तुमने क्या किया? इसमें 273 जोड़ दिया, है ना? यहाँ कितना हो गया? यहां से 273 जोड़ दिया, यहाँ कितना हो गया? 400। फिर क्या किया? 400 माइनस 300 बराबर कितना किया? एक समझदार आदमी था, उसने कहा भाई साहब कुछ भी कर लो, 127 माइनस 27 बराबर 100। तो यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखा, यहाँ 100 केल्विन। बोले यार ये तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखा, फिर 273 उसने जोड़ा, वो महान और महान था, बोले 373 आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? तो हमने ये नहीं सिखाया। आपको जो भी अंतर निकालना है वो पहले ही निकाल लो, चाहे आपको डिग्री अच्छा लगता है डिग्री सेंटीग्रेड से निकाल लो और केल्विन से निकालो केल्विन से निकाल लो, लेकिन ऐसा मत करना कि पहले अंतर निकाल लिया, पहले डिग्री सेंटीग्रेड में अंतर निकल गया, ठीक है, और अंतर निकलने के बाद फिर 273 जोड़ के 373 केल्विन तो सत्यानाश हो जाएगा। समझ गए? समझ नहीं आया? समझ गए बेटा? अंतर निकालने से पहले जो करना है वो कर लेना। समझ में आ गया? अंतर निकालने से पहले तुम्हें जो करना है, जो कार्यक्रम करना है वो कर लो, चाहे वो डिग्री सेंटीग्रेड में घटा लो, चाहे वो केल्विन में घटा लो। ठीक है, लेकिन घटा पहले जोड़, पहले घटाने से पहले जोड़ जाड़ लेना, जो जोड़ना है, उसके बाद मत जोड़ देना। क्लियर हो गया? ये बात समझ में आ गई? तो ये मैंने एक ऐसी बात बताई है जो मैं नहीं सिखा रहा हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि आप ये सीख गए होंगे इतनी देर में कि सर ऐसा ही करेंगे, है ना? पक्का? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। दिमाग में बात बैठ गई है? अब आगे चलते हैं। तो हमारे पास में क्या निकल के आ गया वो देख लो। हमारे पास में क्या निकल के आ गया? हमारे पास में आ गया है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। और क्वथनांक में उन्नयन क्या निकल के आ गया है? क्वथनांक में उन्नयन निकल के हमारे पास में आ गया है
डेल्टा टीबी इक्वल टू टी माइनस टी नॉट और टी, ध्यान रखना ये क्या है, विलियन का, ये है सोल्यूशन का, और ये है सॉल्वेंट का। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब आते हैं पहला पॉइंट, जो डेल्टा टीबी होता है, जो भी डेल्टा टीबी आपने क्वथनांक में उन्नयन देखा है, यह मोललता के समानुपाती होता है। क्या कहा मैंने? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल दी है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल दी है कि जो डेल्टा टीबी होता है ये मोललता के समानुपाती होता है। ठीक है, मोललता के समानुपाती होता है। मोललता तो पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो डेल्टा टीबी समानुपाती हो गया मोललता। अब समानुपाती है तो नियतांक लाना पड़ेगा, तो नियतांक क्या होगा, उस नियतांक के बारे में सोच लेते हैं कि वो नियतांक क्या होता है। तो नियतांक होता है डेल्टा टीबी, यहां पर नियतांक लेके आते हैं केबी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई मोललता। बात समझ में आ रही है? ये क्लियर हो गया? ठीक है भाई साहब, अब हम केबी की बात करते हैं। केबी क्या होता है? केबी होता है मोलल उन्नयन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बातें ध्यान रखनी है आपको, जितनी बातें मैंने बोली है ये बहुत इंपॉर्टेंट। मोलल उन्नयन स्थिरांक, नाम पढ़ो क्या लिखा है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। समझ में आ गया? तो यानी कि इसका मतलब है डेल्टा टीबी बराबर कितना हो गया, क्वथनांक में उन्नयन बराबर मोलल उन्नयन स्थिरांक गुणा मोललता। फॉर्मूला याद हो जाएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी मल्टीप्लाई बाई। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है? चलो आगे देखते हैं। अब जरा कुछ बातें हम लोग केबी के बारे में कर लेते हैं। केबी के बारे में, केबी के लिए कुछ बातें केबी के लिए कर लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा है पॉइंट है। सबसे पहली बात मैं बात करता हूं नंबर 1 बिंदु, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। केबी का मान विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। फिर से स्टेटमेंट बोल रहा हूं, केबी का मान विलायक पर निर्भर करता है, विलायक पर निर्भर करता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, विलायक पर निर्भर करता है। बेटा विलय कुछ भी डाल दो, जैसे पानी के अंदर अगर आपने चीनी डाल दी, पानी के अंदर आपने ग्लूकोज डाल दिया, पानी के अंदर आपने सुक्रोज डाल दिया, केबी तीनों ही स्थिति में समान होगा, क्योंकि केबी किसका लिया जाएगा, जल का। हाँ, जल की जगह कुछ दूसरा डाल दो, बेंजीन डाल दो या कोई और विलायक डाल दो, तो फिर केबी का मान चेंज हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई है? ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है कि निम्न में से कौन सा गुण विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन नीट का है, समझ में आ रही बात? तो केबी का मान विलायक पर निर्भर करता है, यानी विलायक बदलेगा केबी बदलेगा। क्या बोला? विलायक बदलेगा केबी बदलेगा। दूसरी बात, साथ ही साथ में चलो ये भी याद रखो, केबी वाटर का कितना होता है, ये भी ध्यान रख लो, 0.52। ठीक है, क्लियर हो गया? अब अगली बात है, एक बात तो ये दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक और बिंदु यहां पर आ जाएगा। दूसरा आता है केबी का मात्रक। ये भी पूछ लेते हैं, जितनी पॉसिबिलिटी बनेगी सब बता देता हूं मैं आपको। केबी का मात्रक, अब एक काम करो, केबी का मात्रक तो आप ही बना लोगे, होशियार बच्चे हो आप लोग। डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी मल्टीप्लाई बाई एम, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी मल्टीप्लाई बाई एम। समझ में आ गया? ठीक है, अब एक काम करो, केबी बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा टीबी बाई एम। अरे हो गया। डेल्टा टीबी क्या होता है, टेम्परेचर का डिफरेंस, और टेम्परेचर का डिफरेंस किसमें होता है भाई, केल्विन में भी हो सकता है, डिग्री सेंटीग्रेड में भी हो सकता है ना, दोनों में हो सकता है। तो हमने यहां डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, यहां क्या कर दिया, इसको मोलल कर दिया, मोलल। अरे हाँ है ना? ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां पर, मैं दो बातें बोल सकता हूं। अगर मुझे ऊपर केल्विन रखना होगा तो केल्विन मोलल इनवर्स, बोलो हाँ या ना। अरे भाई अगर मुझे केल्विन में लेना होगा तो कितना होगा, केल्विन मोलर इनवर्स, और अगर डिग्री में लेना होगा तो डिग्री मोलर इनवर्स। बोलो आया समझ में? क्योंकि ये तो अंतर का है ना, तो डिग्री सेंटीग्रेड ले लो या केल्विन ले लो, दोनों में अंतर तो समान ही होता है ना। बात तक समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अच्छा, अभी बात खत्म नहीं हुई, आगे चलते, इसी को और आगे डिटेल में लेके चल रहा हूं
कि केबी इक्वल टू था डेल्टा टीबी डिवाइड बाई एम। अच्छा, मोललता का भी तो मात्रक होता है, मोललता का भी तो मात्रक होता है। मोललता का मात्रक क्या होता है? मोललता का मात्रक होता है वेट डिवाइड बाई मोलर मास मल्टीप्लाई बाई कैपिटल डब्ल्यू। अरे हाँ या ना? कैपिटल डब्ल्यू किस में होता है? किलोग्राम में। ये किस में होता है? ग्राम बटा मोलर मास। इसको मोल भी बोल सकते हो, आप बोल सकते हो। अरे मोल पर किलोग्राम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं ना। क्लियर है? यहां पर ले लो आप, यहां क्या हो गया? डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड बाई यहां कितना हो जाएगा? मोल पर किलोग्राम, किलोग्राम चला गया ऊपर, चला गया ऊपर, तो यहां पर क्या हो जाएगा? डिग्री सेंटीग्रेड किलोग्राम मोल इनवर्स। और अगर मैं डिग्री की जगह केल्विन ले लूं तो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। बोलो आ गया समझ में कहानी? कोई डाउट यहां तक? पक्का? चलो इतना नोट करो, फिर आगे बताता हूं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा? अभी तक आपने पढ़ा कि डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबी मल्टीप्लाई बाई एम। ठीक है, यानी क्वथनांक में जो उन्नयन था वो किसके बराबर था? केबी और एम के बराबर था। अब कुछ बातों को और समझने वाली बात है, उसको समझे। देखिए ग्राफ देखिए और ये जो ग्राफ है ये बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस वेपर प्रेशर है, यानी कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के मध्य में क्या संबंध होता है। देखो, बिना वाष्प दाब के कोई घटना नहीं घटती, मतलब बिना वाष्प दाब के क्वथनांक नहीं दिखाया जा सकता, बिना वाष्प दाब के हिमांक नहीं दिखाया जा सकता, और बिना वाष्प दाब के परासरण दाब भी नहीं होता। अगर ये चार अणु संख्या गुणधर्म, चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो बॉस होता है ना वो वेपर प्रेशर होता है। क्योंकि बिना वेपर प्रेशर, भाई लिक्विड चल रहा है तो वेपर प्रेशर तो 100% होगा, हाँ या ना? ये मानते हो? अगर द्रव है तो वाष्प दाब होगा, और द्रव सब में होगा यानी लिक्विड सब में होगा, यानी कि सॉल्यूशन सब में होगा। तो सॉल्यूशन सब में होगा तो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट होगा तो वेपर प्रेशर तो 100% होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर भी वेपर प्रेशर पर ही डिपेंड करती है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी वेपर प्रेशर पर डिपेंड करती है। समझ में आ गया? जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, चलो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं, उसको देख लेते हैं, आइडिया लग जाएगा आपको। हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे थे, क्लास में पढ़ा चुके हैं। हमने आपसे कहा कि हमारे पास में दो टाइप के सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन हमने यहां रखा, एक सॉल्यूशन हमने यहां रखा। इसका कंसंट्रेशन C1 है, इसका कंसंट्रेशन C2 है। मैंने कहा C1 इज ग्रेटर देन C2, मतलब इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका कंसंट्रेशन कम है। मैंने कहा सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, यानी कि कहां से जाएंगे? यहां से यहां की तरफ जाएंगे, आया ना? जिसका कंसंट्रेशन लो होगा उधर से उधर की हो जाए। पता है क्यों जाते हैं? क्योंकि इसका जो वेपर प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है इसके वेपर प्रेशर। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हमेशा हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर की तरफ ट्रांसफर होंगे। क्या कहा मैंने? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर की तरफ जाएंगे, हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर की तरफ जाएंगे। एक कंटेनर ले लो, किसी कोई गैस भरी हो हाई वेपर प्रेशर पर, उसमें से एक छेद कर दो और एक छोटा सा कंटेनर, दूसरा कंटेनर ले लो जिसमें वेपर प्रेशर लो हो। एक बात मुझे बताओ, गैस किधर से किधर ट्रांसफर करेगी? हाई से लो की तरफ। यही तो होता ही है ना, यही तो होता है कि नहीं होता? वही रीजन यहां भी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल अपने मन से नहीं चलते बेटा, क्या हो चले? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन देख लिया, बोले अरे ये तो जाना पहचाना दिख रहा है, बोले चलो इसको पास करके निकल लेते हैं। मतलब भारत पाकिस्तान में सीधे से बॉर्डर से पार क्रॉस है, ऐसा थोड़ी होता है। कारण है उसका, वो कारण क्या है? वेपर प्रेशर। तो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, कंसंट्रेशन की बात करोगे, और प्रेशर की बात करोगे तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगे। ये समझ में आ गया? यही रीजन हर जगह होगा, यानी कि यही रीजन, मतलब वेपर प्रेशर हर जगह कहीं ना कहीं रीजन बनाता है। वही रीजन यहां पर समझने की कोशिश करते हैं इस जगह। क्या समझाना चाह रहा था वो समझ में।
यहां पर हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, कहां गया, उड़ गया, अच्छा हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, हम लोग डिस्कस करते रिलेशन किसका किसका, वेपर प्रेशर वर्सेस बॉइलिंग पॉइंट, यही तो हमें पढ़ना है, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन। एक ग्राफ समझिएगा, पहले एक ग्राफ देखिएगा, देखिए ग्राफ होता है, ये एनसीईआरटी में है इसलिए मैं इसको बता रहा हूं, आप जाकर घर जाकर बुक में देखिएगा, ये मिलेगा आपको ग्राफ। अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर, अगर हम बात करते हैं वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, रिलेशन विद बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, तो अगर हम बात करें तो इनके बीच में एक संबंध होता है, इनके बीच में एक ग्राफ होता है, वो ग्राफ कुछ ऐसे होता है, इसका कारण भी मैं आपको बता सकता हूं लेकिन मन नहीं बताने का। एक इक्वेशन होती है E की पावर डेल्टा H अपॉन RT, वेपर प्रेशर के थ्रू, आगे बढ़ाएंगे कहीं। आप इतना समझो कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के मध्य में ये ग्राफ होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वाष्प दाब यूं इस रेशियो से बढ़ता जाएगा। अब मान लेते हैं कि यहां पर इस वेपर प्रेशर, ये जो वेपर प्रेशर है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब ना वायुमंडल दाब, अरे समझ में आया। तो अगर ये द्रव यहां से यहां तक पहुंच गया, ये विलायक का है, ये यहां से यहां तक पहुंच गया, इसका मतलब है यहां पर ये उबलना प्रारंभ हो जाएगा। देखो वाष्प दाब बढ़ा, अरे यही तो सीखते हैं ना, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आया ना। जिस टेम्परेचर पर वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाए वो उसका क्वथनांक बिंदु होता है। तो ये है बेटा आपका वायुमंडल दाब का बिंदु, यहां से वाष्प दाब चलना प्रारंभ हो गया, कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, जैसे ही टच किया इसका मतलब क्वथनांक आ गया। एक काम करो यहां से इसका बॉइलिंग पॉइंट निकाल लो, ये कितना हो गया 3, ये समझ में आ गया। वो यहां भी दिख रहा है आपको, दिख रहा है ये देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिख रहा है 1 atm 1.013 बार दिख रहा है, यहां से देखो ये लाइन दिख रही है, ये देखो ये इसका क्या हो जाएगा क्वथनांक बिंदु हो गया। आ रही बात समझ में। अब आगे देखते हैं, अब हमने क्या कर दिया, इसमें डाल दिया बिली, क्या बना दिया विलियन, विलियन का क्वथनांक बिंदु ज्यादा होता है कि नहीं होता है। चलो देखो तो ये तो हो गया हमारे पास में, क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास में शुद्ध विलायक हो गया। अब हमने क्या कर दिया, विलयन तैयार किया, विलयन कैसे तैयार किया, विलय को मिला दिया। अब मुझे एक बात बताओ, जो विलयन का क्वथनांक होगा वो ज्यादा होगा और वाष्प दाब क्या होगा उसका कम होगा, जिसका क्वथनांक बिंदु ज्यादा होगा उसका वाष्प दाब क्या होगा कम होगा। तो अब मुझे बताओ कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, अरे हाँ या ना, ऐसे जाएगा, वाष्प दाब क्या होगा भाई कम होगा, क्वथनांक क्या होगा ज्यादा होगा, तो ये हो गया हमारा। तो T और ये T नॉट, ये क्या आ जाएगा बेटा, ये क्या डिफरेंस है, ये है डेल्टा टीबी। आ गया समझ में, आ गया। और डेल्टा टीबी अगर ये हो गया तो अगर हम यहां पर बात करें, इस जगह पर बात करें तो डेल्टा पी ये हो जाएगा, हाँ या ना। अगर हम इधर से बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका डेल्टा पी। हम क्या देख रहे हैं, अच्छा ये बताओ इसमें जो अंतर होगा वो समान होगा कि नहीं होगा। आप 2 बिलियन बना लो, 3 बिलियन बना लो, 4 बिलियन बना लो, जितने बिलियन चाहो उतने बना लो, मेरी बात समझो मैं क्या कहना चाहता हूं। विलायक तो समान है कि नहीं है, विलायक समान है, आपने उसमें कोई भी विलयन बना लिया तो इनके वाष्प दाब में जो अंतर होगा, जो यहां से अंतर निकल के आ रहा होगा वही तो अंतर ऊपर की ओर जा रहा होगा, नहीं जा रहा होगा, ऐसा थोड़ी कि घूम रहा होगा लहरा रहा होगा, पहले ज्यादा अंतर फिर कम अंतर फिर ज्यादा फिर अंतर। अरे यार वो तो सीमित हो गया ना, विलय भी कैसा हो गया, मात्रा सीमित हो गई, विलायक हमारा पानी है, दोनों का होगा। तो अंतर यहां पर जो अंतर आएगा, जो डेल्टा टीबी का अंतर जिस अनुपात में यहां होगा उसी अनुपात में यहां पर भी तो अंतर होगा, यानी कि डिफरेंस ऑफ द डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ डेल्टा पी, यानी कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के एलिवेशन इन बॉइलिंग पे रिलेशन डायरेक्टली होगा। ये समझ में आया कि नहीं है। यहां डेल्टा टीबी है, ये देख लो दिख रहा है डेल्टा टीबी है, ये अंतर है, तो यहां भी क्या होगा डेल्टा पी होगा, इसको इधर से बना लो, इधर से बना लो, तो ये क्या होगा डेल्टा पी होगा। अब समझ में आ गया। तो वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस होगा वो एक दूसरे के डायरेक्टली होगा। यहां तक कोई डाउट,
डाउट? बराबर का मतलब ये मत समझ लेना कि सर ये दोनों मान बराबर हो जाएंगे, मैंने डायरेक्टली बोला है, बराबर नहीं बोला। यहां का डिफरेंस डायरेक्टली यहां का डिफरेंस, जैसा परिवर्तन यहां पर होगा वैसा ही परिवर्तन यहां पर होगा। यहां तक समझ में आ गया? अब तो मैं एक और कमाल की बात बताता हूं एक बात मुझे बताओ, डेल्टा पी याद करो, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, पी नॉट माइनस पी डिवाइड बाई पी इक्वल टू मोललता, मोलैलिटी वाला एक रिलेशन बताया था, नहीं बताया था? बताया था। यानी कि डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोललता होता है कि नहीं होता है? ये मैंने रिलेशन आपको करवाया हुआ है। तो एक बात मुझे बताओ, यहां डेल्टा पी लिखा हुआ है, इसकी जगह मोललता कर दूं मैं, तो इसका मतलब डेल्टा टी बी समानुपाती मोललता आया। ये कहीं हवा में उठ के नहीं आया, ये यहीं से आया है। हम लोग पढ़ते हैं कि डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, वो आया कहां से? वो भाई साहब यहां से आया। देख रहे हो वेपर प्रेशर कितना कमाल की चीज थी, है ना? छुपा रुस्तम है कि कहां था और कहां से क्या चीजों को रिलेट कर दिया। तो डेल्टा पी से ही मोलैलिटी आती है, तो डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, और इसको हम लोग कहते हैं केबी इनटू मोललता। यही तो बात है ना? तो फॉर्मूला भी वहीं से निकल के आ रहा है, कारण भी वहीं से निकल के आ रहा है। आ गया समझ में? तो कहीं पर भी अगर आपको वेपर प्रेशर का डिफरेंस दिया हो तो आप ऐसे समझ सकते हैं, डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। यानी कि अगर मैं कहूं रिलेशन की बात करूं तो रिलेशन में ऐसे बात कर सकता हूं कि T1 माइनस टी नॉट डिवाइड बाई T2 माइनस टी नॉट, दो अलग अलग रिलेशन निकाल दिए अपन ने, इज इक्वल टू, यहां क्या कर लेंगे, वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होता है? किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है? किसका ज्यादा होता है? विलायक का कि विलियन का? विलायक का कि विलियन का? वेपर प्रेशर विलायक का। पी नॉट माइनस पी वन डिवाइड बाई पी नॉट माइनस पी टू। आ गया समझ में? क्लियर हो गया? ये ग्राफ समझ में आ गया? ठीक है, नोट करो फिर आगे बताता हूं। क्वेश्चन को पढ़ो ढंग से जरा, क्या लिखा हुआ है? 6.5 ग्राम विलेय का 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प दाब, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प दाब 732 mm है। यदि केबी 0.52 तो इस विलियन का क्वथनांक होगा। तो 0.52 केबी का मान दे रखा है, इसका मतलब विलायक तो हमारा हो गया पानी, वाटर। क्लियर है? और ये हो गया हमारे पास में विलेय, सॉल्यूट हो गया। चाहिए क्या मुझे? बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट के लिए मुझे जाना पड़ेगा डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी मल्टीप्लाई बाई एम की तरफ, समझ रहे हो? यानी कि मुझे डेल्टा टीबी निकाल लूं तो बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। कहां तक पहुंचना है पहले ये सोचना इंपॉर्टेंट है। किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सिंपल सा होता है, ये पूछो कि जाना कहां तक, पहुंचना कहां तक, ये पता हो जाए ना, और वो कहां पता चलेगा? लास्ट लाइन से कि मैं ज्ञात क्या करना है, वहीं तक पहुंचना है, वहीं तक पहुंचना, यहां तक पहुंचना है मुझे। अब केबी की वैल्यू मेरे पास में गिवन है, तो बस लड़ाई होगी एम की। अब मोलैलिटी में क्या क्या हमें पता है और क्या क्या नहीं पता, ये देख लेते हैं। सबसे पहली बात है, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है वेट, पता है, पता है। डिवाइड बाई होता है मोलर मास, पता है? नहीं पता, नहीं पता, ठीक है। अच्छा, और क्या नहीं पता? यहां पर वेट ऑफ द सॉल्वेंट, पता? ये भी नहीं पता। ये पता है नहीं है? तो क्या करें? मोलैलिटी निकालने, हमें ये मिल जाए कहीं से, अगर ये मिल गया तो मेरा काम हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा, फिर तो मैं उठा के गुणा करके सब निपट लूंगा उससे। चलो, इसके लिए क्या दे रखा है यहाँ पर? ये टेम्परेचर दे रखा है और ये वेपर प्रेशर दे रखा है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का होता है और बॉइलिंग पॉइंट में एटमॉस्फेरिक होता है। एक 1 atm, अरे प्रेशर कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड 1 atm प्रेशर होगा। इसका मतलब यहाँ पर एक और डेटा हमको मिल गया, पी नॉट की वैल्यू 1 atm, 1 atm इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। बोलो हाँ या ना? ये पी नॉट आ गया। पी की वैल्यू कितनी आ गई? 732 mm ऑफ Hg। अरे समझ में आया? अब जरा दिमाग लगा दो, तुम्हारे पास एक सूत्र है मोलैलिटी वाला, है कौन सा फॉर्मूला है? पी नॉट माइनस पी डिवाइड बाई पी इक्वल टू
मोलैलिटी इनटू कैपिटल एम डिवाइड बाई, ऐसा ही कुछ फॉर्मूला है कि नहीं है? अरे ये फॉर्मूला है कि नहीं है पक्का ना? ये फॉर्मूला है तो पी नॉट माइनस पी डिवाइड बाई पी नॉट की वैल्यू कितनी हो गई 760 माइनस 732 डिवाइड बाई कितना हो गया 732, स्मॉल एम निकालना है, यहाँ कितना हो गया 18 डिवाइड बाई कितना हो गया 1000। अब तो मैंने कहा मुझे लगता है सारी चीजें मैंने समझा दी हैं। यहाँ निकल गया, मोलैलिटी निकल गई, उठा के लेके आ जाओगे यहाँ पे, अब आगे ले जाओगे, चलो बेटा आगे कर लो, यही आंसर। अब आया समझ में? इसको एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो तरीका मैंने ये भी तरीका बता दिया। एक तरीका ये पी नॉट माइनस पी डिवाइड बाई पी नॉट से पहले वेट निकाल लो मोल से। अरे भाई, अरे सुनो सुनो सुनो, स्मॉल एन डिवाइड बाई कैपिटल एन वाली कंडीशन थी ना, वेट तुम्हें दिया हुआ है, अरे वेट दिया है, यहां से हम सॉल्व कर लेंगे। अच्छा लेकिन इसमें कैपिटल एन नहीं दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में एक्चुअली में क्या है, ये 100 ग्राम और दिया हुआ था, यहाँ पर मिसप्रिंट है ये, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो वही आएगा, आंसर वही आएगा। देखा, आधे अधूरे क्वेश्चन से भी अपन ने जवाब निकाल दिया, अपन महान है। हाँ, टैलेंट है ये कि हमें दिया हुआ क्वेश्चन है उसका आंसर भी नहीं आता, हमसे चारों ऑप्शन से बाहर आंसर आता है हमारा। इतना खतरनाक टैलेंट हमारे अंदर है। 100 ग्राम पानी दिया जाए, अगर 100 ग्राम पानी दिया जाए तो यहां से हल कर सकते हो आप। यहां से क्या होगा, स्मॉल डब्ल्यू डिवाइड बाई स्मॉल एम, स्मॉल डब्ल्यू दे रखा है, स्मॉल एम निकल जाएगा, अड़ू बाहर निकल जाए, अरे हाँ है ना, अड़ू बाहर निकल जाएगा, फिर डायरेक्टली फॉर्मूला डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी मल्टीप्लाई बाई एम लगा देना। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन पे एक ही आंसर आएगा। बाकी आप देख लेना, क्वेश्चन समझ में आ गया, रिलेशन समझ में आ गया। वेपर प्रेशर, देखो क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हुआ था, वेपर प्रेशर से। क्वेश्चन कहां से स्टार्ट किया था, वेपर प्रेशर से, और ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए आगे देखते हैं।